fiction tech with Philip presenting. ये चार आदमी एक रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। अचानक उनका ऊंट भाग जाता है और तभी एक प्राचीन रहस्यमय प्राणी उन पर हमला कर देता है। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चीन में खुदाई के दौरान अजीबोगरीब चीजें पाई गई जो हजारों साल पुरानी थी। अवशेषों में मिली हड्डियां किसी भी ज्ञात प्राणी से मेल नहीं खाती थीं, यहाँ तक कि डायनासोर से भी नहीं। त्वचा और मांस के साथ हजारों साल पुराने मानव शरीर भी मिले जो अभी भी बरकरार थे। दल में शामिल वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यांग सियालिन हैं, जिन्होंने 1978 में कुनलुन पहाड़ों में पोस्ट 749 की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इन सभी रहस्यमय खोजों की पहेली को हल करना था। साल है 1979। हुबाई नाम का एक लड़का खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। नौकरी थका देने वाली है और वो अक्सर थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसकी देखभाल करती है और उसके साथ मौजूद रहती है। उन दोनों के बीच एक ऐसा बंधन है जिससे उसके दोस्त कांग सन को जलन होती है। टीम एक और अज्ञात जानवर की विशाल खोपड़ी ढूंढती है और तभी अचानक गुफा हिलने लगती है। गुफा में एक धमाका होता है जिससे उनका पूरा कैंप नष्ट हो जाता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि सभी लोग और आसपास की चीजें हवा में उड़ जाती है। अधिकारी हान जियुयांग के नेतृत्व में सैनिक लड़ने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं। विस्फोट के बाद गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ मजदूर थे। गुफा की जांच करने पर उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक रास्ता खुल गया है जो जमीन की गहराइयों में जाता है। प्रोफेसर यांग इसकी जांच करने के लिए एक विशेष दल भेजते हैं, जिसमें यांग पिंग और हुबाई भी शामिल थे। दल गुफा में प्रवेश करता है और एक विशाल खाई में पहुंचता है, जहां वो अपने चारों ओर उड़ते हुए तितली जैसे जीव को देखते हैं। नीचे पहुंचने पर उन्हें बर्फ में एक दरार दिखाई देती है और जब वो उस दरार में नीचे उतरते हैं तो उन्हें अजीब जीवाश्मों से भरी एक अज्ञात गुफा मिलती है। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखता है जो उस पहाड़ से बिल्कुल विपरीत दिशा में निकलता है जहां से वो दाखिल हुए थे। प्रोफेसर यांग हुबाई को बताते हैं कि किंवदंतियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं सरकार से गुप्त एक प्राचीन राज्य का द्वार है। तभी उन्हें बर्फ पर एक अज्ञात प्राणी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वहीं हम उस दानव को भी देख पाते हैं। हान और टीम के बाकी लोग पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा स्थापित करते हैं, जबकि प्रोफेसर यांग और उनके लोग उस जानवर को खोजने के लिए पंजे के निशान का पीछा करते हैं। तभी उन्हें तितली जैसे जीव दिखाई देते हैं और जब वो उन्हें बारीकी से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तितलियां नहीं हैं, बल्कि अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब एक सैनिक एक चमगादड़ को अपने नंगे हाथ से पकड़ता है तो वो अचानक एक नीली आग के साथ जलने लगता है और उसकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जल्द ही वो इन चमगादड़ों से घेर लिए जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चमगादड़ कई लोगों पर हमला करते हैं और वो आग में जलकर मर जाते हैं। तभी अचानक एक एवलांच आता है और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। हालांकि बर्फ कई लोगों को निगल जाती है। भागते भागते वो एक खाई तक पहुंचते हैं और अब कूदने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग हुबाई और उनकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। दोनों नीचे गिरते हैं और उनकी रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर फंस जाती है। तभी घर्षण के कारण रस्सी टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कई महीनों के बाद भी हुबाई आज तक समझ नहीं पाया था कि वो आखिर बच कैसे गया। जब वो जागता है तो टीम के सिर्फ 4 सदस्य बचे होते हैं। कुछ जरूरी सामान उठाने के बाद वो मशाले जलाते हैं और अपनी खोज जारी रखते हैं। वो एक विशाल गुफा में आते हैं जिसके अंदर एक लंबा मीनार है और वो इमारत के खंडहरों से घिरा हुआ है, जिसे प्रोफेसर यांग कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि मीनार में 9 स्तर हैं जहां राक्षसों को सील कर दिया गया है और यही वो जगह है जिसकी प्रोफेसर यांग इतने समय से तलाश कर रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक मोमबत्ती को जलाता है, जिससे एक अजीब और लंबी लौ पैदा होती है, जिसके कारण चमगादड़ों का एक झुंड दिखाई देता है और मीनार को लाल चमक से घेर लेता है। प्रोफेसर यांग का मानना है कि हुबाई और उनकी बेटी मीनार का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वो उन्हें अंदर जाने को कहता है। और जब वो मीनार के अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सही साबित होता है। दरवाजा खुलता है और चमकने लगता है। मीनार के शीर्ष पर एक प्रकाश दिखाई देता है, जिससे आत्माओं का एक झुंड कमरे को भर देता है। लेकिन ये प्रक्रिया अचानक रुक जाती है क्योंकि कांग सन मोमबत्ती को बुझा देता है। उसका कहना था कि इससे शैतान आजाद हो जाएंगे। अचानक गुफा ढहने लगती है
और चमगादड़ उनका पीछा करने लगते हैं। कांगसन अपना बलिदान देता है और चमगादड़ों को रोकने के लिए पीछे रहता है। हालांकि बहुत ही जल्द वो चमगादड़ों की नीली आग से मारा जाता है। यहाँ इन तीनों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि आगे एक झरना था। हुबाई मशाल से चमगादड़ों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काटने में कामयाब हो जाते हैं और उसके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग आग बुझाने के लिए उसे किनारे से धकेल देती है और खुद भी कूद जाती है। हुबाई और यांग पिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तभी एक विशाल डायनासोर जैसा प्राणी उन्हें अलग कर देता है। रहस्यमय प्राणी यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। हुबाई एक रेगिस्तान से बाहर निकलता है और वापस जाता है। उसके कंधे पर लगी जलन का इलाज किया जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताता है कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर को छोड़कर टीम के सभी शव मिले हैं। यांग पिंग की याद में रोते हुए वो ट्रेन से घर लौटता है। हुबाई ग्रामीण इलाकों में एक ट्रेन स्टेशन पर उतरता है और मिस्टर वांग उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसकी तलाश कर रहे थे। साल है 1982। हुबाई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम कर रहा है और एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि अभी भी वो यांग पिंग को भुला नहीं है। जब एक दिन वो दोपहर का भोजन करने जाते हैं तो मिस्टर वांग उसे एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाता है, जहां हुबाई अपने बचपन के दोस्त वांग कैक्सुआन से मिलता है। लाइब्रेरी में काम करते समय हुबाई को प्रोफेसर यांग के शोध की एक पुस्तक मिलती है, जिसमें दानव मीनार का एक चित्रण भी शामिल था, जिससे ये साबित होता है कि उसे खोजना हमेशा प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है। इस बीच पोस्ट 749 में खोजकर्ताओं को एक जीवित महिला के साथ एक ताबूत मिला। ताबूत में मौजूद महिला यांग पिंग थी, लेकिन वो अपना नाम शर्ली बताती है और दावा करती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हुबाई सच्चाई का पता लगाने के लिए दिन रात रिसर्च करता है और लाइब्रेरी में कई महीने बिताता है, जिससे उसे उनके पीछे की वास्तविक कहानी को समझने में मदद मिलती है। उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले राक्षसों की एक मानव सदृश जाति हुआ करती थी, जिनके पूर्वज शनि ग्रह से आए थे। वो दानव और मनुष्य दोनों के उत्तराधिकारी थे और मीनार उनकी विरासत थी। लेकिन 10,000 साल पहले ये जाति पृथ्वी से गायब हो गई, क्योंकि मनुष्य आखिरकार राक्षसों के नियंत्रण से बाहर हो गए। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना बाकी था, जैसे कि सिर्फ वो ही मीनार क्यों खोल सकता है, प्रोफेसर इसे क्यों खोलना चाहते थे, और ये सभी किताबें उसे कौन भेजता रहता है। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान की टीम को प्रोफेसर यांग जीवित मिले। पता चला कि वो गुम हुए स्थान से 1200 माइल दूर थे। इस बीच पश्चिम चीन में ओनियल सिटी रहस्यमय विशाल जानवरों के हमले से तहस नहस हो जाती है। प्रोफेसर यांग हान को बताता है कि ये मीनार को खोलने का परिणाम होना चाहिए, इसीलिए वो जांच करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना ने हुबाई के कंधे के निशान को जगाया है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब जांच में पता चला कि उसके शरीर की हड्डियों में म्यूटेशन हुआ है। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना तेज हो जाता है कि अचानक हुबाई की पीठ पर आग लग जाती है और वो अपनी खुद की शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जिससे लाइब्रेरी में फर्नीचर का हर टुकड़ा तैरने लगता है। तभी मिस्टर वांग सामने आते हैं और हालत पर काबू पाते हैं। वो बताते हैं कि चमगादड़ के हमले के कारण हुबाई का खून एक राक्षसी खून से दूषित हो गया है, जो अब उसे शक्ति दे रहा है, लेकिन ये उसे नरक में घसीट सकता है। हुबाई को समझ नहीं आता कि मिस्टर वांग ये सब कैसे जानते हैं, इसीलिए वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके लाइब्रेरी को एक पुरानी कब्र में बदल देते हैं और प्रकट करते हैं कि वो सॉलिन राष्ट्र के राजकुमार यी के रक्षक हैं, जो हुबाई के पूर्वाधिकारी थे। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले राक्षस उस मीनार के जरिए पृथ्वी पर आए और इंसानों का सफाया करने लगे, लेकिन मानव जाति को बचाने के लिए राजकुमार यी ने अपने शरीर से मीनार को सील कर दिया और राक्षसों को उसमें कैद कर दिया। कुछ राक्षसों ने ग्रह छोड़ दिया, लेकिन उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप ले लिया, यहाँ तक कि उन्होंने मनुष्यों से शादी भी की। वो बताते हैं कि हुबाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मीनार को खोलकर राक्षसों को मुक्त कर सकता है, क्योंकि वो राजकुमार यी का वंशज है। पोस्ट 749 में अधिकारी हान को पता चलता है कि प्रोफेसर यांग कहीं गायब हो गए हैं।
तभी उन्हें खबर मिलती है कि शर्ली को होश आ गया है और वो दावा करती है कि उसकी यादें वापस आ गई हैं। वो हुबाई के साथ अपने पिता की तलाश में जाना चाहती है। हान इस बारे में हुबाई से बात करता है, लेकिन वो साथ चलने से साफ मना कर देता है क्योंकि अंतिम मिशन के दौरान हुई मौतें उसे अभी भी याद है। हालांकि वो जल्दी ही अपना मन बदल लेता है जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो उसे यांग पिंग की याद दिलाती है। मिस्टर वांग का कहना है कि राक्षस उसे टावर को फिर से खोलने के लिए पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उसका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन हुबाई जानना चाहता है कि आखिर यांग पिंग अब तक जीवित कैसे है। हुबाई वांग कैक्सुआन के साथ उत्तरी चीन की यात्रा करता है, जहां वो उस दल से मिलते हैं जो प्रोफेसर की तलाश में निकला है, जिसमें शर्ली भी शामिल थी। हुबाई उसे फिर से देखता है और रोने लगता है। वो उसे यांग पिंग कहकर बुलाता है, लेकिन वो अपना नाम शर्ली बताती है। टीम ऊंटों का उपयोग करके रेगिस्तान से गुजरती है। कुछ दिनों बाद अचानक उनका सामना रेतीले तूफान से होता है और वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। वो तूफान से तो बच जाते हैं, लेकिन एक चीज पर वो ध्यान नहीं देते कि रेत का तूफान अब उनके पीछे क्यों नहीं आ रहा है। इसका एकमात्र कारण ये था कि वो एक अदृश्य ढाल को पार कर गए थे, जो तूफान को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जल्द ही वो ओनेल सिटी में पहुंचते हैं, जो बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी थी। तभी उन्हें पता चला कि उनकी टीम के कुछ सदस्य उनसे अलग हो गए हैं और पीछे रह गए हैं। दूसरा समूह अभी भी रेगिस्तान के बीच है और उनके पास केवल एक ऊंट है। वो उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने दूर से देखा है। तभी अचानक एक दानव जैसा प्राणी जमीन से बाहर निकलता है और उन पर हमला कर देता है। दानव एक आदमी को मार देता है। तभी एक और दानव उन पर हमला करता है और वांग कैक्सुआन और उसका दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। टाउन में पहुंचने पर उन्होंने बताया कि यहाँ रेत में दानव छिपे हुए हैं। राक्षसों के बारे में सुनकर हुबाई एक और नरसंहार से बचने के लिए यहाँ से जाना चाहता है, जैसा कि पिछली बार पहाड़ों में हुआ था। लेकिन चेन डोंग और शर्ली रहना चाहते हैं और अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक दानव को गोलियों से भून देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो उसे मारने में कामयाब रहे हैं, लेकिन दानव फिर से खड़ा होता है। जब टीम जानवरों से लड़ रही थी, तब शर्ली कहीं चली जाती है और हुबाई उसका पीछा करता है। उसे छत से लटकते हुए शवों का एक झुंड और जमीन में एक छेद मिलता है, जिसमें वो प्रवेश करता है, जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। वहां भी एक दानव था जो हुबाई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, शर्ली उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे वो दूर चला जाता है। फिर वो हुबाई के अचेतन शरीर को ताबूत में बंद कर देती है। दूसरी तरफ टाउन में दानवों का एक पूरा झुंड आता है और टीम चांदी की गोलियों और रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला करती है। वो उनमें से कुछ को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश राक्षस उन्हें चकमा दे जाते हैं। हुबाई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए बेताब होता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ अजीब गतिविधियां हो रही हैं। उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। तभी अचानक वो एक अंधेरी खाई में गिर जाता है। खुद को संभालने के बाद वो देखता है कि वो उस मीनार के सामने है जो दूसरी दुनिया का रास्ता है। यहाँ उसे पता चलता है कि आखिर यांग पिंग के साथ क्या हुआ था। जिस जानवर ने उसे पकड़ लिया था, वो उसे गुफा में ले आया और उसे लौ पर गिरा दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा और वो शैतानी ताकतों के वश में आ गई। अब शर्ली राक्षसों के नियंत्रण में है और वो उन्हें शहर में छोड़ रही है। जानवर के जाने के बाद हुबाई रानी की आत्मा से बात करने के लिए मीनार के पास जाता है। उसे पता चलता है कि यांग पिंग भी दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि वो उसकी वंशज है। वो उसके शरीर को छोड़ने से इनकार कर देती है और बताती है कि उसे मारने से यांग पिंग की भी मौत हो जाएगी। हुबाई कसम खाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा। इतना कहने के बाद रानी उसे वापस शहर में भेज देती है। दानवों से लड़ते हुए हुबाई को एहसास होता है कि वो उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और टीम लगभग अब हिम्मत हार चुकी है। तब वो शर्ली की आंखों में देखता है और उसे गोली मार देता है, जिससे सभी राक्षस विघटित हो जाते हैं और मीनार ढह जाती है। शर्ली हुबाई को बताती है कि वो ही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उसे मारने की शक्ति है। शर्ली बेहोश होने से पहले उसे चूमती है और वापस यांग पिंग में बदल जाती है। हुबाई उसकी मृत्यु पर रोता है, लेकिन यांग पिंग व्यक्त करती है कि वो उसे एक बार और देखकर खुश है। हुबाई उसके शरीर को उठाता है और उसे ठीक करने की उम्मीद में राजकुमार के ताबूत में ले जाता है। वो उसके साथ अंदर लेट जाता है
और जैसे ही वो उसके माथे को छूता है उसे उसकी यादों का एक दर्शन होता है। यांग पिंग के पास तब से शक्तियां थीं जब वो एक छोटी बच्ची थी। उसके पास प्राणियों को जीवित करने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे उनका उपयोग करने से मना किया हुआ था। जब एक दिन उसने अपनी माँ को नीली आग में जलते हुए देखा, तब वो समझ गई कि उसकी माँ उन राक्षसों की वंशज थी जिन्होंने मानव रूप लिया और सामान्य लोगों से शादी की। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग जीवन भर मीनार पर शोध करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनी बेटी को उस नियति से बचा सकते हैं जो उसका इंतजार कर रही थी। गुफा में गिरने के बाद भी बचने का एकमात्र कारण ये था कि यांग पिंग ने उन सभी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। कनेक्शन समाप्त होने से पहले यांग पिंग हुबाई को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और अपने पिता को खोजने का अनुरोध करती है। हुबाई उसकी इच्छा का सम्मान करता है और ऊंटों पर अपनी टीम के साथ रेगिस्तान छोड़ देता है। वहीं हम विशाल जानवर को भी देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोज के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स, जो कि आप आराम से कर सकते हैं।